नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 31 ऑफ मई 31 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखा जाए जो है एग्जाम भी आप लोग के लगभग कुछ एग्जाम हो चुके हैं और कुछ एग्जाम अभी आपके आने वाले दिनों में है। तो कोशिश करिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। और जैसा कि आज के हर एग्जाम में करंट अफेयर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश क्या करिए डेली अपने करंट अफेयर के जो है क्लासेस को रेगुलर फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसा कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दी जाती है, उसको डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और साथ ही साथ रिविजन करते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि नीति आयोग प्रत्येक वर्ष जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो राज्यों ने जो कार्य किया, जैसा उनका जो है परफॉर्मेंस रही, उसके आधार पे नीति आयोग प्रत्येक इंडेक्स जारी करता है। और पूछा जा रहा है कि और ये ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स जो है 3 भागों में बटा रहता है। बड़े राज्यों में देखा जाता है कि उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्रों में क्या कार्य किया, फिर छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बड़े राज्यों में जो है शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा है जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है केरल। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। तो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना वर्ष 2020-21 के लिए कोविड काल के लिए नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। तो ठीक है, जैसा कि कोविड काल के दौरान 2021 के दौरान जो ये राज्य थे इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया स्वास्थ्य क्षेत्र में और इसी वजह से देखा जाए तो ये शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं स्वास्थ्य सूचकांक में नीति आयोग के। अगर हम देखें सबसे बड़े, देखिए 19 बड़े राज्य थे जिसमें केरल जो है वो पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे। वही बात करें दूसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा, तीसरे स्थान पे तेलंगाना रहा। ठीक है, बात करें अंतिम, ठीक है, जबकि 19 बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पे दोस्तों बिहार रहा है। और उनकी उपलब्धि, अगर हम उत्तर प्रदेश की उपलब्धि की बात करें तो एक सराहनीय उपलब्धि कह सकते हैं, 18वें स्थान पे रहा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो ये 17वें स्थान पे रहा है। तो ये सूची में बड़े राज्यों में अंतिम पायदान पे बिहार रहा है और पहले शीर्ष में कौन रहा है दोस्तों, केरल रहा है। अगर हम बात करें कि 8 जो है छोटे राज्य, तो छोटे राज्यों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है समग्र प्रदर्शन, उसमें त्रिपुरा जो है सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद बात करें तो दूसरे स्थान पे देखिए सिक्किम रहा है, फिर गोवा रहा है। अरुणाचल प्रदेश देखिए 6वें स्थान पे रहा है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें और बात करें दोस्तों यहाँ पे नागालैंड, और अंतिम स्थान पे देखिए कौन रहा है दोस्तों छोटे राज्यों में, वो रहा है मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तो समग्र प्रदर्शन के मामले में जो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान लिया है वो लक्षद्वीप ने लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में, तो वर्ष 2017 में नीति, ठीक है, नीति देखिए अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए नीति आयोग का तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही साथ विश्व बैंक, ध्यान रखिएगा विश्व बैंक भी इसमें शामिल है, और मंत्रालय कौन सा है तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इन तीनों ने मिल करके जो है नीति आयोग ने इनके सहयोग से सभी राज्यों, ठीक है, छोटे राज्यों बड़े राज्यों और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले देखा जाए 2017 में ये जो सूचकांक शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। वर्तमान में जो नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है, ठीक है, कौन होता है अध्यक्ष, ठीक है, बताइए मुझे वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, और साथ ही नीति आयोग के जो सीईओ है वो कौन है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि पुरस्कार से संबंधित है। हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है दामोदर मोजो। ठीक है, दामोदर मोजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये देखा जाए गोवा के ये लेखक हैं जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दामोदर मोजो।
इनको ये देखिए जो है भारत का ये सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया और इस वर्ष इनको कौन सा, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि गोवा के लेखक दामोदर मोजो को दिया गया है। इनकी देखा जाए इन्होंने जो है वह कोंकणी भाषा के एक प्रसिद्ध लघु कथाकार, उपन्यास आलोचक और पठकथक हैं। ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। बात करें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है हर साल दिया जाता है और ये हर साल दिया जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, ये जो हमारे भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची में, ठीक है, सूचीबद्ध जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उन 22 सूचीबद्ध भारतीय लेखकों को, ठीक है, द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। पहला पुरस्कार दोस्तों 1966 में दिया गया था। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इस साल जो दिया गया है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो किए गए गोवा के लेखक है दामोदर मोजो और ये कोंकणी भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो जो 22 भाषाएं हैं दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, 22 भाषाएं, ठीक है, हमारे संविधान के अनुसूची 8 में, और उन्हीं भाषाओं पर साथ ही साथ अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं दोस्तों एक और पुरस्कार की, एबल पुरस्कार। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना एबल पुरस्कार, जो कि मैथ्स का एक तरीके से नोबेल पुरस्कार है। इसे हम एशिया का नोबेल भी पुरस्कार कहते हैं, एबल। और एक गणित के, ठीक है, गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर 2023 में एबल पुरस्कार जो दिया गया वो किसे दिया गया? लुइस कैफ्रेली को दिया गया है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ठीक है, लुइस कैफ्रेली, इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? तो नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते, देखिए ये भारतीय उद्योगपति हैं जिनकी विशिष्ट सेवा के लिए इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नियुक्त किया गया है। किन्हें दोस्तों? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो सम्मानित किया गया है वो रतन टाटा जी को किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि गोवा ने पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए गोवा ने उत्तराखंड के साथ क्या किया है? समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ देखिए गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने गोवा और उत्तराखंड दोनों के पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के राज्य में, ठीक है, यानी कि गोवा के द्वारा जो है उत्तराखंड के द्वारा गोवा में जो है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता ज्ञापन किया गया गोवा और, ठीक है, उत्तराखंड में। ये जो समझौता हुआ है ये देखिए किसकी स्थिति में जो है उपस्थिति में हुआ है। समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुआ है वो गोवा सरकार के पर्यटन, IT, ENC, प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्री है जिनका नाम है रोहन खोंटे, और यहाँ पे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनकी उपस्थिति में दोस्तों ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में, ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करना। साथ ही साथ देखा जाए क्रम से गोवा और उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, तो गोवा से और जो है उत्तराखंड के बीच में एक तरीके से जब यात्रा को सुविधाजनक बनाया जाएगा तो उससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ावा मिलेगा। ये देखा जाए दोस्तों ये अपनी तरह का ये पहला समझौता है कि किसी दो राज्यों के बीच में, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता हुआ है ये अपनी तरह का एक तरीके का पहला समझौता है। और ये देखा जाए तो ये दोनों राज्य जो है वो प्रधानमंत्री का एक विजन है जिसका नाम है देखो अपना देश। तो देखो अपना देश के तहत जो है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों राज्य जो है मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है देखो अपना देश, उसी के तहत जो है इन दोनों राज्यों ने मिल करके जो है एक समझौता ज्ञापन किया है जिससे इन दोनों क्षेत्रों में क्या है पर्यटन और यात्रा को बढ़ावा मिल सके, सुविधाजनक बनाया जा सके यात्रा को। ठीक है, आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रहा जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये स्थित है देखिए राजस्थान में। कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। तो ये देखा जाए राजस्थान में भी कहा दोस्तों, तो राजस्थान का जो उदयपुर जिला है जिसे हम झीलों का शहर कहते हैं, और यहीं पे देखा जाए G20 के तहत जो पहला शेरपा मीटिंग हुई थी वो यहीं हुई थी उदयपुर जिले में ही, और यहीं पे जयसमंद वन्य अभ्यारण्य जो है स्थित है। ये देखा जाए ये जो अभ्यारण्य ये एशिया की जो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका नाम है डेबर झील।
देवर झील के तट पर ये स्थित है और ये अभ्यारण्य 1957 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये देखा जाए हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य की, क्योंकि अभी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्होंने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में वर्चुअल रूप से जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। ठीक है, जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। यहाँ पे देखिए इस अभ्यारण्य की बात किया जाए तो इस अभ्यारण्य में देखा जाए तेंदुआ, स्लोथ भालू, चिंकारा, जंगली सुअर और कई पक्षी जो है वो पाए जाते हैं। दोस्तों बात करें अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने राजस्थान के एक अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य के भी बात किया था, जो कि कौन सा था, ताल छापर अभ्यारण्य। तो देखा जाए यहाँ पे जो पर्यावरण मंत्रालय ने जो राजस्थान का ताल छापर अभ्यारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने के लिए एक मसौदा तैयार किया है, जिस कारण से ताल छापर भी चर्चा में था। तो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर में है। ठीक है, हमने आपको और भी अभ्यारण्य बताए थे जो राजस्थान में है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनको थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने भारतीय सैनिक को, ठीक है, कितने भारतीय शांति सैनिकों को हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये हैमर स्कॉल्ड जो है मेडल से दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। और हाल फिलहाल में भी कितने भारतीय शांति सैनिक उनको दिया गया दोस्तों, तो ये 3। ठीक है, करेक्ट आंसर इज, तो यहाँ पे देखा जाए 25 मई को जो है 3 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया गया है, डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। देखिए 25 मई मैं बात करूंगी क्यों है, इंपॉर्टेंट डेट है ये, इस दिन दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है ये डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल जो है प्रदान किया जाता है। और इस बार 3 भारतीय शांति सैनिकों को ये दिया गया है। इन 3 भारतीय में से देखा जाए तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के, ठीक है, हेड कांस्टेबल जिनका नाम है शिशुपाल सिंह और सवाली राम बिश्नोई शामिल थे। इन्होंने देखा जाए तो इन दोनों ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ काम किया था। अन्य जो तीसरे हैं दोस्तों वो है शब्बर ताहिर अली। ठीक है, वो इनकी बात किया जाए तो ये इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ एक नागरिक क्षमता, ठीक है, असैनिक क्षमता में कार्यरत थे। ठीक है, यहाँ पे बात करें युगांडा के साथ कांगो सीमा के पूर्वी शहर गांवों में संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन करने के दौरान मारे गए 5 लोगों में शिशुपाल सिंह और सवाली राम बिश्नोई भी शामिल थे। ठीक है, बात करें भारत ने जो है पहली बार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कब भाग लिया था दोस्तों, तो 1950 में भाग लिया था जब देश का संविधान लागू हुआ था। और डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल की बात किया जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को दिया जाने वाला क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। जैसा कि आपको पता है संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है जो जहां पे कार्य करता है, जहां पे अगर कोई गृह युद्ध हो रहा हो, अशांति हो, तो वहां पे ये शांति मिशन कार्य करता है। तो उस दौरान अगर किसी सैनिक की जो है मृत्यु हो जाती है इस मिशन के दौरान, ठीक है, शहीद होते हैं, तो उनको जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इन शांति रक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है जिसका नाम है डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल। ठीक है, और इस बार 3 भारतीयों को मिला है। कौन कौन है, शब्बर ताहिर अली, वहीं बात करें तो यहाँ पे बीएसएफ के जो कांस्टेबल थे, ठीक है, जिनका नाम है शिशुपाल सिंह और सवाली राम बिश्नोई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से, ठीक है, तो निम्न में से किस देश में हुई नीलामी में टीपू सुल्तान की तलवार, ठीक है, 140 करोड़ रुपए की बिकी। बहुत ही, ठीक है, अब तक की सबसे बड़ी ये नीलामी हुई है। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मैसूर के शासक थे, हैदर अली की ये पुत्र थे। ठीक है, और इनकी बात करें जाए टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो 140 करोड़ रुपए में बिकी है। कहाँ पे दोस्तों, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में नीलामी हुई थी। ब्रिटेन में देखा जाए तो 18वीं सदी के जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, उनके बेड चैम्बर तलवार की जो है नीलामी हुई है। और ये देखा जाए तलवार की नीलामी ने भारतीय वस्तु की नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो अब तक की जितने भी भारतीय वस्तु जिनकी नीलामी हुई थी उनमें सबसे अधिक जो है सबसे महंगी जो नीलामी हुई है वो हुई है टीपू सुल्तान की तलवार की। यह इस सप्ताह हुई नीलामी के इस्लामी और भारतीय कला बिक्री में 1.4 करोड़ पाउंड में बिकी है। टीपू सुल्तान देखिए मैसूर के शासक थे, हैदर अली के पुत्र थे और 1782 से लेकर के 1799 तक इन्होंने जो है शासन किया था। और शासन करने वाले जो टीपू सुल्तान की जो तलवार है उस तलवार को क्या कहा जाता था, सुखेला, यानी कि सत्ता का प्रतीक कहा जाता था, सुखेला। ध्यान रखिएगा ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछ दी जाती है।
यहाँ पे बात करें टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो नीलामी के सभी रिकॉर्ड अब तक तोड़ दिए और अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली ये भारतीय वस्तु भी बन गई। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे स्टैटिक्स पोर्शन आपको पढ़ना है मैसूर, ठीक है, जिसमें से आप बात करेंगे, ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, एंग्लो, ठीक है, यहाँ पे बात करिए एंग्लो मैसूर, ठीक है, वॉर के बारे में आप बात करिए, ठीक है, जिसमें चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आप मुझे बताइए उस समय भारत का, ठीक है, बात करते हैं जो है गवर्नर जनरल कौन था उस समय भारत का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, ठीक है, अंतिम समय में कौन था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की, पहली बार आईएनएस विक्रांत पर रात के समय किस फाइटर जेट की लैंडिंग कराई गई। तो आईएनएस विक्रांत पर जो है रात के समय किस फाइटर जेट की लैंडिंग कराई गई है, ये कराई गई MiG-29 की। तो भारतीय नौसेना ने MiG-29K की जो है आईएनएस विक्रांत पर प्रथम बार रात में लैंडिंग करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आईएनएस विक्रांत है और इस पर आप देख सकते हैं जो ये फाइटर जेट है दोस्तों, कौन, MiG-29K, उसकी जो है रात में लैंडिंग करके एक तरीके से अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आईएनएस विक्रांत पर पहली लैंडिंग के 3 महीने के भीतर MiG-29 का रात में लैंडिंग एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि रही है, ठीक है। अगर हम MiG-29 की विशेषताओं की बात करें तो ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी बात करें तो यह जेट आईएनएस विक्रांत के लड़ाकू बेड़े का ये हिस्सा है और ये ध्वनि से दुगनी रफ्तार यानी कि लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे का ये उड़ान भर सकती है, ठीक है, ध्वनि से ये दुगनी रफ्तार। आईएनएस विक्रांत की दोस्तों बात किया जाए तो ये देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया विमान वाहक ठीक है पोत है। इसे भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था, तो 2 सितंबर 2022 को किया गया था। बात करें देश में निर्मित पहले स्वदेशी युद्धपोत, देखिए कौन थे, तो यहाँ पे आईएनएस अजय और स्वदेशी हल्के युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस नीलगिरी, उसके बाद इसका जो है निर्माण किया गया था, किसका दोस्तों, आईएनएस विक्रांत का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, अभी हाल ही में संसद भवन का जो नया परिसर है उसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपए के जो है एक सिंबॉलिक सिक्के को क्या किया, जारी किया। तो यहाँ पे देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, डेट याद रखिएगा, 28 मई को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, ठीक है, नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री जी ने। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। ये जो नया संसद भवन है दोस्तों, इसका जो ये कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में, जो कि विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ये बना भी है। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी इस भवन की, वो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को और ये देखा जिसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। नया संसद भवन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये जो नया संसद भवन है वो 65,000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और इसका आकार देखिए, आपसे पूछा जाता है त्रिकोणीय है, ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए त्रिकोणीय आकार में जो है ये आप ये नए संसद भवन को आप देख सके। और बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो इस भवन में देखा जाए पहले लोकसभा में देखा जाए तो कितनी सीटें हैं यहाँ पे 888 और राज्यसभा में दोस्तों कितनी है, तो यहाँ पे बात करें तो 384, ठीक है, अभी तक देखा जाए तो यहाँ पे बात करें। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी जो है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके साथ इन्होंने संगोल भी स्थापित किया। देखिए ये आपको दिख सकता है, संगोल है ये सोने और चांदी का बना होता है और ये 5 फीट लंबा राजदंड होता है, ठीक है, देखा जाए। और ये क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, ये भारत के अंतिम, ठीक है, वायसराय थे जिनके समय भारत आजाद हुआ था। और ये 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनको सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया था। तो संगोल दोस्तों क्या है, जो कि संसद भवन में स्थापित है, ये एक तरीके से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है जिसको लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रदान किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आप मुझे बताइए जो संसद भवन था, ठीक है, पुराना जो संसद भवन था वो किसके द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, ठीक है, वो कौन थे उसके
डिजाइनर आप मुझे बताइए। अगला प्रश्न दिवस से संबंधित है। हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 29 मई को मनाया गया। तो यहाँ पे देखा जाए प्रत्येक वर्ष जो है 29 मई को अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसी दिन यानी कि 29 मई 1953 को, ध्यान रखिएगा 29 मई 1953 को नेपाल के एक व्यक्ति थे पर्वतारोही जिनका नाम है तेंजिंग नोर्गे, और न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एडमंड हिलेरी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी इसी दिन, ठीक है, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले इंसान बने थे। 2008 की बात है, एडमंड हिलरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद देखा जाए नेपाल ने, ठीक है, इसी दिन यानी कि 29 मई को एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का जो है फैसला लिया। 29 मई 2023 को यानी कि इस साल की बात करें तो जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है उनमें माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की जो है 17वीं, ठीक है, यहाँ पे 17वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई। ये दोनों व्यक्ति हैं दोस्तों, कौन? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। आप इन दोनों को देख सकते हैं, यही दोनों लोग थे जिन्होंने एवरेस्ट की जो है 1953 में पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है। तो ये दिन ध्यान रखिएगा। तो ये देखा जाए इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए कुछ और भी दिवस हम देख लेते हैं जो 29 मई को मनाया जाता है। तो देखा जाए 29 मई को हमने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे इस वर्ष जो इस विषय की थीम क्या थी? शांति मेरे साथ शुरू होती है। इस दिवस को सबसे पहले 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था, तब से ये मनाया जा रहा है। 29 मई का ही दिन क्यों चुना गया दोस्तों? क्योंकि 29 मई 1948 संयुक्त राष्ट्र के पहले शांति मिशन की स्थापना का प्रतीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन जो था, पहले शांति मिशन का जो स्थापना हुआ था वो 29 मई 1948 को हुआ था, जिस कारण से 29 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया 29 मई को। कुछ अन्य दिवस भी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया 24 मई को, विश्व कछुआ दिवस मनाया गया 23 मई को, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 22 मई को। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। आते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस जो ये सम्मेलन था ये कहाँ पे आयोजित किया गया, उद्घाटन किस शहर में? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, प्रहलाद जी, उन्हीं के द्वारा मुंबई में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे पहला जो है माइनिंग स्टार्टअप जो सबमिट हुई है फर्स्ट, वो मुंबई में हुई है। इसका उद्देश्य क्या था इस शिखर सम्मेलन का? तो नवाचार और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना। तो माइनिंग के क्षेत्र में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया। ये नवीन तकनीकी जो प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार करने और खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता बनाने में मदद करेगा, ठीक है। सम्मेलन में देखा जाए 120 से अधिक जो है स्टार्टअप और 20 प्रमुख उद्योग जो है वो शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये था हमारा 10 MCQ। कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि 3 जून से लेकर के 5 जून तक कोलकाता में, ठीक है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब इसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों किसकी? हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे की, ठीक है। तो आज के डेट में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन रूट पर चली है। किस रूट पे? देहरादून से दिल्ली, ठीक है। सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले एशियाई शख्स बन गए कौन? भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान है विराट कोहली, ठीक है। स्पोर्ट्स के सह संस्थापक और CEO 2023 से लेकर के 25 हेतु इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया कौन दोस्तों? ठीक है, हर्ष जैन, ठीक है। यहाँ पे बात करें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी कौन? रियाना बरवानी। और आज का लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि हम बात करें तो ये है पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत, ठीक है, पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2 शहरों के बीच शुरू हुई। कहाँ पे? गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर की पहली वंदे एक्सप्रेस है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और
डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।